Hey friends, welcome to our YouTube channel Physics Zone. Today we are going to start a new topic, that is friction. So what is friction? फ्रिक्शन क्या रहता है कि कोई भी बॉडी या तो मोशन में है या फिर इट इज़ लाइकली टू कम इन मोशन, तो यहाँ पर एक अपोजिट फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर हम चल रहे हैं, कोई भी पर्सन चल रहा है, तो वो क्यों चल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन है, उसकी वजह से चल पा रहा है। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और ट्राइज टू मूव ऑन द अदर सरफेस। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन को पहले किस तरह से डिफ़ाइन किया गया था कि क्या है फ्रिक्शन? इसमें पहले क्या बताया गया था कि ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई एक सरफेस है, एक इसके ऊपर दूसरी सरफेस है। अगर इन दोनों को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो पहले वाली जो सरफेस है, नीचे वाली जो सरफेस है, इसका कुछ इस टाइप से इसकी शेप होगी। जो ऊपर वाली सरफेस है, जो इसके ऊपर मूव कर रही है, कोई भी बॉडी है जो कि इसके ऊपर मूव कर रही है, तो उसकी जो सरफेस है वो इसके साथ किस तरह से कांटेक्ट में होगी? वो कुछ इस टाइप से होगी। तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग कहा गया कि जब ये दोनों सरफेसेज आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं नीचे वाले की और ऊपर वाले की, एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को ये फिलअप कर देती हैं, जिसकी वजह से इसको मूव करने में कुछ प्रॉब्लम आती हैं। और वो किस वजह से आते हैं? तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है। ये था ओल्ड व्यू। पर मॉडर्न व्यू कुछ अलग ही कहता है। मॉडर्न व्यू क्या बोलता है? सॉरी, मॉडर्न व्यू क्या बोलता है? जो एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर दूसरी एक बॉडी मूव कर रही है, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में किस तरह से कांटेक्ट होगा? ये दोनों आपस में किस टाइप से कांटेक्ट में होंगी? वो कुछ इस तरह से होंगी, जैसे ये सरफेस है जिसके ऊपर दूसरी बॉडी मूव कर रही है, तो दूसरी वाली बॉडी जो है वो इसके साथ कुछ इस तरह से कांटेक्ट में होगी, ना कि इम्परफेक्शंस को फील करेगी, कुछ इस तरह से कांटेक्ट में होगी दूसरी वाली बॉडी के साथ। तो यहाँ पे जो ओल्ड व्यू है उससे थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पर फ्रिक्शन किस वजह से होगा? यहाँ पर एटॉमिक या फिर मोलिकुलर फोर्सेस हैं, उनकी वजह से, जो उनकी वजह से जो एटॉमिक या मोलिकुलर फोर्सेस में जो अट्रैक्शन होगी ना, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो यहाँ पर जो नीचे वाली सरफेस है जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है, ऊपर वाली बॉडी जिस सरफेस के साथ के ऊपर मूव कर रही है ना, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ऊपर वाली बॉडी की इस सरफेस पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन होगा, एंड उस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएंगे? कोल्ड वेल्ड बन जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में ऐसे चिपक जाएंगे। तो इस जब ये बॉन्ड है, जब ये ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, तो ये जो बॉन्ड है ये इसको
एक अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वही जो अपोजिंग फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, दिस वाज द मॉडर्न व्यू अबाउट फ्रिक्शन। देखिए ये तो हमने देखा कि फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअल में। फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है या फिर ट्राई कर रही है मूव करने की, तो उसको अपोज कर रहा है कोई ना कोई फोर्स, उसे उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, उसको मूव करने से रोक रहा है, उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अब दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एंड सेकंड है इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, नाउ एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या रहता है, जब कोई भी हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर एक सॉलिड बॉडी मूव करने की ट्राई कर रही है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है ना, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन। और इंटरनल फ्रिक्शन, जब कोई भी लिक्विड है हमारे पास, कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है, तो इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फेस कर रहे हैं ना ये, तो इस फ्रिक्शन को हम इंटरनल फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, नाउ जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है हमारा, वो भी होता है, तीन टाइप का होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है। तीन टाइप कौन से हैं इसमें है, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ये तीन टाइप की फ्रिक्शंस हैं। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इनको वन बाई वन देखेंगे हम अभी। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक का क्या मतलब है, जनरली स्टैटिक से हम क्या समझते हैं, रेस्ट वाली पोजीशन। जब स्टैटिक को हम सुनते हैं, स्टैटिक वर्ड, तो इससे हम क्या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेटेड है रेस्ट वाली पोजीशन से। ओके, तो जब एक बॉडी होती है, पहले वाला क्या देखेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब कोई एक बॉडी होती है, यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी क्या करती है, मूव करवाएंगे हम इस बॉडी को, इसके ऊपर एक फोर्स लगा के, एक फोर्स लगा रहे हैं हम इधर से इस बॉडी को मूव करवाने के लिए। पर ये बॉडी क्या है, मूव नहीं कर रही है यहाँ से, अभी तक ये रेस्ट पर ही है। जब तक कि ये बॉडी रेस्ट पर है और हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो उस टाइम तक इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लग रहा है इस साइड, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब तक कि ये बॉडी मूव ना करे, तब तक हम इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके इक्वली एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, और ये वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना, ये इक्वल होगा इस अप्लाइड फोर्स के, यानी F इक्वल होगा P के। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body tends to move over the surface of another but the actual motion has yet not started is called static friction। यानी कि एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हम ट्राई कर रहे हैं इसको मूव करवाने की, और इसके ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं, बट मोशन हो नहीं रहा है, ये स्टेट इसकी रेस्ट ही है अभी। तो उस टाइम पर जो अपोजिट फोर्स लग रहा है इसको रोकने के लिए, मोशन ना हो इसलिए, तो उस फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, गॉट इट।
नाउ लेट्स मूव टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या रहता है? लिमिट मीन्स क्या समझते हैं हम लिमिट से? यानी कि लिमिट आ जाना ना। लिमिट वर्ड जो है इसको सुनते ही आप क्या दिमाग में आता है आपको? कुछ यानी लिमिट आ जाती है। ये होता है मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होता है ये। यानी कि इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी है, इस पर हम ये फोर्स लगा रहे थे एक, इसको मूव करवाने के लिए। इधर क्या लग रहा था? स्टैटिक फोर्स लग रहा था। अब जब ये बॉडी बिल्कुल मूव करने वाली होती है, ये फोर्स हम बढ़ाते गए, कभी ना कभी तो ओवरकम करेगा ये इस फोर्स को। और ये फोर्स जो होता है ये कब ओवरकम कर जाएगा? जब इस बॉडी का जो मास है mg, इसके ऊपर रिएक्शन लग रही है r ऊपर की तरफ। जब ये वाला जो फोर्स है ना, ये इक्वल हो जाएगा mg के, नहीं ये वाला फोर्स इस रिएक्शन के इक्वल रहता है किसमें? स्टैटिक फ्रिक्शन में। ओके, तो जब ये इसको ओवरकम कर जाएगा तो उस टाइम पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन रहता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है। जैसे ये है सरफेस, इसके ऊपर ये एक बॉडी रखी है, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं P, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। बट जब ये बिल्कुल मूव करने वाली होती है ये बॉडी, उस टाइम पर हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। क्या है? एक मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इनकी बिल्कुल ये मूव करने वाली होती है, मूव किया नहीं है इसने, मूव करने वाली होती है ये बॉडी। उस टाइम पर जो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स लग रहा होता है इसके ऊपर, दैट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये बॉडी जब मूव करना स्टार्ट कर दे, लिमिटिंग तो जब इसने मूव किया नहीं था, बिल्कुल मूव करने ही वाली थी तब लिमिटिंग था। अब इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पर भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ये तो नहीं है कि ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा यहाँ पर, तब भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर जो डायनेमिक फ्रिक्शन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। यानी कि जब एक बॉडी एक्चुअल में दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फेस करती है ये बॉडी, तो उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, दिस वाज द ऑल अबाउट स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कुछ इसका एक ग्राफ है जो कि आपको ध्यान में रखना है स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। जैसे ये है और ओके, इस साइड हम लगा रहे हैं जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, इस साइड हमारी अप्लाइड फोर्स है। जो ये एक्स एक्सिस है ये हमारा क्या दिखा रही है? अप्लाइड फोर्स दिखा रही है। और ये जो वाई एक्सिस है हमारी, ये क्या दिखा रही है? हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाती है।
Sorry, just a minute. Okay, now it is the force of फ्रिक्शन। इधर होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने क्या बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इक्वल रहता है जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसके। तो ये जो स्टार्टिंग वाला होगा, ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर क्या है, कुछ ना कुछ जो ये होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से भी और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी। तो इसका ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऐसे जाएगा। फिर ये वाला हमारा ये जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये जो बना है ऊपर यहाँ पर लग रहा है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये पहले वाला क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन था। यहाँ पर जो ये रहेगा, ये जो मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड जो ये है ये काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा क्लियर बनाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये इधर तो है अप्लाइड फोर्स है, ओके। इस साइड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फिर ऐसे और फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो है हमारा ये वाला, ये जो है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड यहाँ से ये देखें ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, so this was the graph about static, limiting and kinetic friction. ओके, अब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अगेन टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, स्लाइड मतलब स्लाइड करेगा, स्लाइड करने की वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है। रोल मतलब जो रोल करने की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। जैसे कोई भी सरफेस है यहाँ पे, इसके ऊपर एक हमने ऐसे बॉक्स रख दिया, इसको इधर से हम पुल कर रहे हैं हम पी फोर्स से, तो यहाँ पर ये स्लाइड कर रहा है ना इसके ऊपर। तो स्लाइडिंग की वजह से जो इसके ऊपर यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब कोई ऑब्जेक्ट है, इस सॉरी ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक टायर है, एक व्हील है, ये रोल करते हुए जा रहा है, तो इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ओके, आपको मैं डेफिनेशन बता देती हूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, the opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the surface of the other body, this is called sliding friction. Now I tell you rolling friction. rolling friction को कैसे डिफाइन करेंगे हम, the opposing force
that comes into play when one body is actually rolling over the surface of the other body. मीन्स जब बॉडी रोल करती है दूसरी सरफेस के ऊपर तब क्या आता है, रोलिंग फ्रिक्शन. द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. ओके. नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ रूल हैं. ये कैसे हैं कि हमने देखा कि जब एक बॉडी, जस्ट अ सेकेंड, जब एक बॉडी मूव कर रही होती है या मूव करने की कोशिश कर रही होती है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है बॉडी का, और उस मास की वजह से क्या लगता है, एक रिएक्शन लगता है. जैसे ये एक बॉडी है, इसका मास है mg, एंड तो इसके ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लग रही होती है. जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रिएक्शन के. जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको हम इससे डिफाइन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं. तो ये इक्वल होता है म्यू के इंटू आर. जो म्यू के है ये कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का. ओके. और दूसरा रूल क्या रहता है इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. यानी कि ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि ये वाली जो सरफेस है कितनी स्मूथ है, किस मटेरियल की बनी हुई होती है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ये. और ये इसकी क्या स्पीड से मूव कर रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता ये. ओके. नाउ देखते हैं कि रोलिंग का कोज क्या है, रोलिंग क्यों होती है, किस टाइप से होती है रोलिंग, वो चीज़ देखते हैं हम. जैसे एक सरफेस के ऊपर एक व्हील है, ये रोल करके आगे जा रहा है. ठीक है, ये रोल करते हुए आगे जा रहा है ये व्हील. तो इस जगह पर यहाँ पर क्या होगा, अब अगर एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पर देखें, एक इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो ये जब यहाँ पर है तो ये वाली जो सरफेस है कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा इसके अंदर. जब ये व्हीकल यहाँ पर रुका हुआ है या फिर एक पॉइंट पर अगर हम इसको देखें तो उस टाइम पर यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्रेशन मिलेगा हमें यहाँ पे. ओके. किस तरह से दिखा सकते हैं हम कंप्रेशन को, जैसे इस तरीके से दिखा सकते हैं. यहाँ पर व्हील है ये हमारा, जस्ट अ सेकेंड. इस टाइप से व्हील है. अब जब ये मूव करती है, बॉडी जब स्टार्ट करती है मूव करना, तो यहाँ पर जब ऐसे ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करे तो यहाँ पर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा. यानी कि पीछे से जब यहाँ पर फोर्स लगेगा तो ये जो पीछे से है यहाँ से क्या होगा, डिटैच होगा और ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी. इस टाइप से ये रोलिंग का प्रिंसिपल काम करता है. ओके.
यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है एंड ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये पीछे वाला जो पार्ट है ये वाला डिटैच हो जाएगा और ये बॉडी आगे मूव करना स्टार्ट कर देगी। कुछ इस तरीके से रोलिंग होती है। जो अब एक चीज़ है जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जितना हम फोर्स उसके ऊपर लगा रहे होते हैं उसके इक्वल ही रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो जितना इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। तो वो तो हमारे हाथ में रहा ना कि हमें कितना फोर्स लगवाना है। ये ऑलवेज इक्वल रहता है, जो भी अप्लाइड फोर्स है उसके और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर हमें इस फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, तो उस डायरेक्शन से खींचेंगे हम इसको, इसके ऊपर उस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में चाहिए तो इस डायरेक्शन से फोर्स लगा लेंगे, अप्लाइड फोर्स। तो ये हमारे हाथ में रहता है कि हमें इसकी डायरेक्शन किस साइड चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की, एंड कितना फोर्स चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना चाहिए। तो जितना हम अप्लाई करेंगे फोर्स उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं अभी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या रहता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के। रिएक्शन आपको पता है ना, ये बॉडी है, इसका mg मास है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लग रही है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, और ये क्या होती है कि जो भी सरफेस के कांटेक्ट में होती है, इसके जो भी सरफेस बॉडी की सरफेस के कांटेक्ट में रहती है उस सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है इससे। ठीक है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द, इस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पर। यानी कि जो ये लिमिटिंग फोर्स है किस पर डिपेंड करेगा? लिमिट जो इन दोनों बोर्ड सरफेसेस का जो मटेरियल है उसका क्या नेचर है और कितनी स्मूथ है वो दोनों, उसके ऊपर डिपेंड करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या है? हमने क्या बताया यहाँ पे? फ्रिक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। हमने क्या बताया है यहाँ से? जो फ्रिक्शनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन लेके आना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हमने ले लिया म्यू। ओके, ये कुछ इस तरीके से बन गया, यानी फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये यानी कि इसको जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटाने के लिए हमें इक्वल का साइन लेके आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज़ किया है। ये जो होता है ये इसको यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ से म्यू अगर हम निकालें तो ये फोर्स अपॉन रिएक्शन होगा। ओके, तो रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड रिएक्शन क्या हो जाएगा? हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट
is defined as the ratio of the force of limiting friction and normal reaction between them. ओके यानी कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, उन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड किस पर करता है? पहला तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस का क्या नेचर है। नहीं, दोनों जो सरफेस हैं, एक तो जिसके ऊपर मूव कर रही है बॉडी और एक बॉडी की सरफेस, जो दोनों सरफेसेस हैं उनका नेचर, उनका क्या नेचर है, उनका जो उनमें जो मटेरियल यूज हुआ है उस मटेरियल का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेंगे। एंड दूसरा है वो कितनी स्मूथ हैं, उनकी स्मूथनेस पर डिपेंड करेगी, कितनी स्मूथ हैं, कितनी वो रफ़ हैं, उस पर डिपेंड करेगी। ओके जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये किस पर डिपेंड करेगा? पहला तो मटेरियल जो यूज हुआ है दोनों सरफेसेस को बिल्ड करने में, उसका नेचर क्या है। दूसरा वो दोनों सरफेसेस हैं कितनी स्मूथ हैं और कितनी रफ़ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दैट वाज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो and have a nice day. If you have any doubt, please comment me. I will surely reply you. Thank you.